नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेके आई हूँ आलोचना विधा। आलोचना विधा में भी हम बात करेंगे, जैसे कि आपने देखा था इससे पहले हम 2 क्लासेज आलोचना विधा की देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था आलोचना शब्द क्या है और किस तरह आलोचना का विकास हुआ और आलोचनाएं कितने प्रकार की होती हैं जो मुख्य रूप से थी वो हमने देखी थी। इसके बाद में हमने आलोचनाओं का जो क्षेत्र विभाजन था, मतलब किस किस समय में किस किस किन किन नामों से आलोचना को डिवाइड किया गया है ये हमने देखा था। तो आलोचना का जो विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम के आधार पर किया गया था। इसमें हमने देखा था शुक्ल पूर्व युग। शुक्ल जी पूर्व युग में, शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के उस पर है। पूर्व युग में हमने देखा था भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इससे पहले हमने वो भी देखा था कि आलोचना की शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत साहित्य से। संस्कृत के बाद में रीतिकाल में यानी कि मध्यकाल में हमने देखा था, भक्ति काल में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रीतिकाल में कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे गए थे जो एक समीक्षात्मक रूप में नहीं थे, मतलब कम उनमें परिपूर्णता थी। इसके बाद में भारतेंदु युग आधुनिक में आते हैं तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में आलोचनाएं लिखी गई थी बहुत कम। आरंभकर्ता के रूप में हमने देखा था कि भारतेंदु जी हैं, लेकिन यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे भारतेंदु पूर्व के बाद में यानी कि शुक्ल पूर्व युग के में देखा था भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, जिसमें मुख्य रूप से बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु जी इन सबको देखा था। द्विवेदी युग में भी महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके जो समकालीन अन्य समीक्षक थे उनको हमने देखा था। इस समय हम देखेंगे शुक्ल युग में। शुक्ल युग में जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिनके नाम के आधार पर एक विधा विशेष का जो काल विभाजन है वो किया गया है, तो वो अपने में प्रसिद्ध हैं। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी को हम बहुत विस्तृत भी देख चुके हैं। जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किया था उसमें, जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत आपने वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी को हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद में जब छायावाद में आए थे तब भी हमने रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा था काव्य के रूप में भी, और अब जो हम पढ़ेंगे निबंधकार के रूप में भी हम उनको पढ़ चुके हैं। आज हम आलोचना के रूप में पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा जन्म और ये सब नहीं, आप सब परिचित हो। हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 का है इनका, आप सभी लोग परिचित हैं, आप सभी के पास वो पोथी, वो पुस्तक रखी हुई है, आप सभी उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो शुरुआत करेंगे हम वास्तविक जो समीक्षक हैं, वास्तविक जो आलोचना की शुरुआत होती है वो होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। तो आज की इस क्लास में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके भी जो समकालीन उस युग में जो आलोचक हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में आपको बता दें कि डीएस एकेडमी द्वारा टीजीटी पीजीटी विशेषकर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नवीन पैटर्न को फॉलो करती हुई हमारी टेस्ट सीरीज है जो हम आपको दे रहे हैं मात्र 750 रुपये में 50 टेस्ट पेपर। वो 50 टेस्ट पेपर है जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। मात्र 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। यदि आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ढूंढ पाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं नहीं मिल पाता है उनको, तो क्लास के अंत तक आप बने रहिएगा। क्लास के अंत में हम आपको ये नंबर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आप चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं इस पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई और नोटिफिकेशन होता है, कोई अच्छी क्लास हम लेके आते हैं तो आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आलोचना में। आलोचना में भी शुक्ल युग में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि शुक्ल युग यानी कि आलोचना। पिछली क्लास के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पढ़ा रहे थे शुक्ल पूर्व आलोचना और वहाँ पे लिखा था निबंध, और पूरा लेक्चर आपको दे गई लेकिन निबंध को मैं नहीं पकड़ पाई थी, तो ये स्वाभाविक सी त्रुटि होती है। चलिए बात करते हैं इस युग के केंद्रीय जो समीक्षक हैं केंद्र में, वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, जिनके आधार पर आलोचना के क्षेत्र का नामकरण हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी हृदय से कवि, हृदय से क्या है? शुक्ल जी कवि हैं। ठीक है, तथा मस्तिष्क से आलोचक हैं। किस कवि के विषय में कहा गया, किस आलोचक या किस रचनाकार के विषय में कहा गया है कि वो मस्तिष्क से तो कवि, हृदय से कवि है और मस्तिष्क से आलोचक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के संबंध में कहा गया है। ठीक है,
बात करते हैं शुक्ल जी ने कुछ दिनों तक प्रेमघन के द्वारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा एक पत्रिका निकलती थी, आनंद कादम्बनी, वो निकालते थे। तो इसके संपादन का भी काम इन्होंने किया था। किसने? शुक्ल जी ने। बात करते हैं शुक्ल जी पर पाश्चात्य आलोचक। पाश्चात्य आलोचक में यदि बात करें तो अमेरिकन आलोचक है। कौन है? आई ए रिचर्ड्स, पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य कवि के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो का प्रभाव था, किसका प्रभाव था इन पर? शुक्ल जी पर। तो आई ए रिचर्ड्स का। बात करते हैं आलोचनाएं जो है इनकी। गोस्वामी तुलसीदास 1923 की आलोचनात्मक कृति है। जयसी ग्रंथावली 1924 की है। भ्रमर गीत सार 1925 की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 का है। इसको आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसको हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ लिया था, लेकिन एक तरीके से ये आलोचनात्मक ही ग्रंथ था, बाद में इसको इतिहास का रूप दिया गया था। रस मीमांसा 1949 और त्रिवेणी की यदि बात करें तो इसमें इन्होंने, आप जीएसटी लिख लीजिए, ठीक है, जीएसटी से सभी लोग परिचित हैं, यानी कि इसमें आपको जायसी, सूर यानी कि सूरदास और तुलसीदास, इनका इन्होंने वर्णन किया है त्रिवेणी में। इनके संबंध में जो आलोचनात्मक जो तथ्य आपको मिलते हैं कि कहा जाए भ्रमर गीत सार के विषय में शुक्ल जी ने क्या कहा है, तुलसीदास जी के विषय में क्या कहा है, उनकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली के विषय में, विनय पत्रिका के विषय में शुक्ल जी ने कहाँ क्या क्या कहा है, और जायसी जी की पद्मावत के विषय में, आखिरी कलाम के विषय में क्या क्या कहा है। तो ये सब जो तथ्य मिलते हैं ये त्रिवेणी में मिलते हैं। त्रिवेणी यानी कि 3 कवियों का यहाँ पे इन्होंने संगम दिया है। कौन कौन से हैं? जायसी हैं, सूर है, तुलसीदास, यानी कि जीएसटी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे शुक्ल जी की। हिंदी साहित्य के इतिहास को यहाँ से अवॉइड कर दीजिए आप, और त्रिवेणी को अवॉइड कर दीजिए। इसके बाद में आपके पास जो रचनाएं हैं, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास से आप याद रखेंगे तू, जायसी ग्रंथावली को जा, भ्रमर गीत, तो भ्रमर का कॉमन है रसला, यानी कि तू जा भ्रमर का रसला। शुक्ल जी किससे कह रहे हैं? इन्हीं कवियों से कह रहे होंगे, त्रिवेणी कवि जो हैं जिनके, ठीक है। तो तू जा भ्रमर का रसला यानी कि गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा। ठीक है, तो आप ट्रिक जो भी आपको उचित लगे आप रखिएगा, क्योंकि इनकी यदि आप एक रचना गलत कर देते हो तो अपने आप को फाइट से आप बाहर कर लीजिएगा। इन्होंने यानी कि शुक्ल जी ने हैकल के रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किस नाम से किया था? विश्व प्रपंच नाम से। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना परीक्षा उपयोगी है उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं। अन्यत्र कोई कमेंट या किसी तरह से आप अभद्र ना कीजिएगा। आप पहली बार यदि क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइक कीजिए, जो भी आपको उचित लगे कमेंट कीजिए। इसके बाद में चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि इससे इस तरह की क्लास या और भी जो तथ्य रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना हम आपको पढ़ाएंगे। आप कहें कि मैम और ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि उतना परीक्षा उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि छांट के ही आपके लिए, देखिए, हमें आपके लिए रस लाना है जो परीक्षा उपयोगी हो। अनायास पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि आपकी परीक्षा में हमारे द्वारा पढ़ाया गया नहीं आएगा। शुक्ल जी की तुलसीदास संबंधी आलोचना आगे लिखिए। शुक्ल जी की तुलसीदास संबंधी आलोचना, तुलसीदास संबंधी आलोचना का बीज शब्द क्या है? लोक धर्म है। ठीक है, लोक मंगल व लोक समन्वय भी इसी से संबंधित है। अब जरा कमेंट कीजिए, समन्वय
क्या है? आपने यदि तुलसीदास को हमारे द्वारा पढ़ा है तब आप समन्वय को तुरंत कमेंट कर देंगे। भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द, भ्रमर गीत सार की भूमिका का बीज शब्द, भूमिका का बीज शब्द जीवनोत्सव है। जीवनोत्सव है। और ये आप जानते हैं कि सूरदास को शुक्ल जी ने भावाधिपति कहा था। इसको हम सूरदास जी में पढ़ चुके हैं। जायसी की आलोचना का, जायसी की आलोचना का, जायसी की आलोचना का बीज शब्द, बीज शब्द प्रेम की वेदना है। प्रेम की वेदना है। इन्होंने पद्मावत को प्रेम गाथा कहा है। इन्होंने यानी कि शुक्ल जी ने इन्होंने पद्मावत को प्रेम गाथा कहा है। पद्मावत को प्रेम गाथा कहा है, पूर्ण जीवन गाथा नहीं। पूर्ण जीवन गाथा नहीं। ठीक है। रीति काव्य के प्रणेताओं के प्रति थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। रीति काव्य के प्रणेताओं के प्रति उन्हें वैसी नफरत ना थी, प्रति उन्हें वैसी नफरत ना थी जैसी कुछ लोग समझते थे, जैसी कुछ लोग समझते थे। ऐसा नहीं है कि हमें और आपको ही कुछ आलोचनाएं मिलती हैं, सभी इन रास्तों से गुजरते हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। निपुण शब्द का अर्थ, निपुण क्या होता है? किसी कार्य में निपुण। लेकिन शुक्ल जी यहां पे क्या कह रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। निपुण शब्द का अर्थ, आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में, आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण है, आप पढ़े रहिएगा। रचना की बारीकी का, रचना की बारीकी काव्यांगों का, रचना की बारीकी काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास, सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के, और हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेल बूटे, टुकड़ों पर महीन बेल बूटे। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने बिहारी को परम उत्कृष्ट कवि कहा है। शुक्ल जी ने बिहारी को परम उत्कृष्ट कवि कहा है। आगे बात करें तो शुक्ल जी ने रीतिकालीन कविदेव को, शुक्ल जी ने रीतिकालीन कविदेव को, रीतिकालीन कविदेव को प्रगल्भ और प्रतिभा, प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम शुक्ल जी को ही पूर्ण रूप से देखेंगे। इसके बाद में अगली क्लास में देखेंगे जो भी 2, 3, 4 रचनाकार हमारे शेष रहेंगे। चलिए देख रहे थे आचार्य शुक्ल जी को। शुक्ल जी की जो तुलसीदास संबंधी आलोचना है आपने देखी थी, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो वो जो आलोचना है उसका जो बीज शब्द है, बीज शब्द का मतलब यहाँ पे होता है मूल शब्द। क्यों ये प्रेरित हुए इस रचना इनके ऊपर आलोचनात्मक पुस्तक लिखने के या कुछ भी आलोचनात्मक या समीक्षात्मक टिप्पणी करने के लिए? क्यों इनके मन में ये विचार उत्पन्न हुए कि इनकी जो जीवन परिचय है, कृतित्व, व्यक्तित्व है, इनकी जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी के, इनकी रचनाओं में इन तत्वों की प्रधानता है, या रचना को पढ़ने के बाद कुछ शब्दों से अलग अभिव्यक्ति मिलती है? कहा तो ये भी जाता है कि शुक्ल जी एक ब्राह्मणवादी समीक्षक थे, यानी कि ब्राह्मणवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे तो भक्ति काल में जब हमने आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ बताई भी थी कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास को स्थान तो दिया है, लेकिन एकमात्र नगण्य रूप में। कबीरदास जी को यदि प्रतिष्ठित किसी ने किया है तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। शुक्ल जी ने तो उन्हें थोड़े से किनारे में ही नकार दिया था, क्योंकि जितना अच्छा काम शुक्ल जी ने तुलसीदास पे किया है, कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को वहाँ पे रखा है। उन्होंने तुलसीदास जी पे काम किया है, लेकिन जयसी जी पे भी काम किया है, सूफी कवि पे भी, लेकिन सूरदास जी पे भी किया है, कबीरदास जी को नकार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बीज शब्द है वो क्या है? लोक धर्म। ठीक है, जनता का जो धर्म होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जातिगत वर्ण व्यवस्थाएं ये कहीं ना कहीं अपनी ओर मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती हैं ये शब्द। लोक मंगल व लोक समन्वय भी इसी से संबंधित है। किससे? लोक धर्म से। लोक मंगल यानी कि जनता मंगल में हो। जनता एक तरीके से तुलसीदास जी ने तो स्वांतः सुखाय की बात की थी, ठीक है, लेकिन यहीं पे वो कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी कि तुलसीदास संबंधी जो आलोचना उन्होंने लिखी है उसका जो बीज शब्द है वो क्या है? लोक धर्म है। लोक धर्म में क्या क्या निहित है? तो लोक मंगल यानी कि जनता सुखांत में रहे, उसका धर्म लोक मंगल में हो, आनंद में रहे। और लोक समन्वय का मतलब है कि दो संस्कृतियां, समन्वय का मतलब ही होता है दो विपरीत जो विचारधाराएं होती हैं उनका समन्वय करना। जैसे कि आप मानिए कि एक तरफ ब्राह्मणवाद है, एक तरफ दलित वर्ग है, दोनों का जब समन्वय होगा एक जगह, तो ये एक जगह जब मिश्रण होगा तो उसको समन्वय कहेंगे। समन्वय के रूप में यदि आप बात करें तो समन्वय के रूप में कहीं ना कहीं अद्वैतवाद भी आता है। समन्वय में यदि आप देखेंगे तो जैसा कि आप देखते हैं शिव शंकर जो आपके शिव हैं, देवों के देव, महादिदेव शिव भोलेनाथ, आप यदि उनके पूरे परिवार को यदि आप देखते हैं एक जगह किसी फोटो में, तब आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए कि शिव के गले में सर्प है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मोर भी है, कार्तिकेय की सवारी है मोर, लेकिन मोर सांप को खाता है लेकिन वहाँ पे नहीं खाता है ना। तो इस तरह के समन्वय वहाँ देखने को मिलता है। तो ये है आपके तुलसीदास जी का यही समन्वय। यदि इसी समन्वय की, लोक समन्वय की अगर आप बात करेंगे तो आप रामचरितमानस पे आ जाइए, वहाँ पे भी आपको समन्वय दिखाई देगा। समन्वय कोई नहीं कर रहा है। समन्वय यदि वैसे तो हर पात्र के माध्यम से समन्वय दिखाया गया है, लेकिन जितना समन्वय पारिवारिक रूप में रामचंद्र जी ने राम करते हैं उतना कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे समन्वय, हर जगह समन्वय दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भ्रमर गीत सार की भूमिका। भ्रमर गीत सार जो सूरदास द्वारा रचित थी, उसके जो भूमिका है आलोचनात्मक जो इन्होंने लिखा था भ्रमर गीत सार, तो भूमिका का जो बीज शब्द है वो क्या है? जीवनोत्सव। इसीलिए इन्होंने यानी कि शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, जीवन के उत्सव का कवि। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जायसी की आलोचना का बीज शब्द अब आगे कहाँ?
जायसी जी पे, शुक्ल जी को नहीं लाए हैं उठा के। निर्गुण में बात करें तो जायसी को उठा लाए हैं सूफी में, लेकिन निर्गुण में आपके संत काव्यधारा में जायसी जी को उठा लाए हैं, लेकिन आपके उनको नहीं उठा के लाए हैं, आपके कबीरदास जी को। तो जायसी की आलोचना का जो बीज शब्द है वो क्या है? प्रेम की वेदना, जो आपको पद्मावत में बखूबी दिखाई देता है। प्रेम की वेदना पद्मावत की तरफ से भी है, राजा रत्नसेन की तरफ से भी है, और नागमती का तो विरह वर्णन इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इन्होंने पद्मावत को प्रेम गाथा कहा है। क्या कहा है? कि प्रेम की गाथा है, पूर्ण जीवन गाथा नहीं है, कहीं ना कहीं अपूर्ण है। किसने कहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, आप इसको नोट नहीं कीजिएगा, आप यहीं तक नोट रखिएगा इसको। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है। रीति काव्य के प्रणेताओं के प्रति, जो रीति काव्य है आपका, इसके जो प्रणेता हैं उनके प्रति उन्हें वैसी नफरत ना थी जैसी कुछ लोग समझते थे। ठीक है, जो रीति काव्य के प्रणेता थे उन्हें रामचंद्र शुक्ल जी भावुक, सहृदय एवं निपुण कवि कहते थे। बात करें निपुण शब्द की, निपुण का अर्थ होता है क्या है? आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में रचना की बारीकी, रचना में रस छंद अलंकार की जो बारीकी होती है, बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास, जो काव्य के अंग होते हैं। ठीक है, रस छंद अलंकार गुण, ठीक है, ये सब जो होते हैं काव्यांग, यानी कि 10 होते हैं काव्य के अंग। तो काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेल बूटे, यानी कि शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि निपुण किसको कहेंगे? कि हाथी का जो दांत होता है उस पर इतनी बारीकी से नक्काशी की जाए कि उस पर कुछ ना कुछ उभार आए। यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि निपुण उसको कहेंगे कि जिसने रचना की बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास किया हो। कैसे? जैसे कि हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेल बूटे जो अंकित कर दिए जाते हैं। जैसा कि यदि आप देखना चाहें यहाँ पे शुक्ल जी के निपुण शब्द के अर्थ को, और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, तो नंददास के विषय में जैसी उक्ति कही गई है वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे निपुण शब्द के विषय में कहा जा रहा है। शुक्ल जी ने बिहारी को, आपके जो बिहारी लाल हैं, को परम उत्कृष्ट कवि कहा है। बिहारी को परम उत्कृष्ट कवि कहने वाले आलोचक कौन हैं? आपके शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवि देव हैं, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि कहा है। प्रगल्भ संपन्न कवि यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी का जो बचा हुआ है उनको भी अभी देखते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तब आप कमेंट कीजिएगा। उसमें क्या है कि अगर कुछ छूटा रहेगा या आपको नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। फिर आप वहाँ पे मैसेज भी पिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे थे। शुक्ल जी ने पद्माकर को मूर्ति विधायनी, शुक्ल जी ने पद्माकर को मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा कहा है। कल्पना का सृष्टा कहा है। इसी के साथ में घनानंद को ये, यानी कि घनानंद को ये, यानी कि शुक्ल जी साक्षात रस मूर्ति व साक्षात रस मूर्ति व जवादानी का दावा रखने वाला कवि कहते हैं। कौन कहते हैं? तो शुक्ल जी। शुक्ल जी कवि के लिए सहृदय होना, शुक्ल जी कवि के लिए सहृदय होना
अनिवार्य मानते हैं। सहृदय होना अनिवार्य मानते हैं। वे चमत्कारपूर्ण कविता को स्वीकार नहीं करते। चमत्कारपूर्ण कविता को स्वीकार नहीं करते। यदि किसी को लिखा हुआ समझ में ना आए तो वॉइस पे ध्यान दीजिए। करते, इन्होंने मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। किसने कहा है? तो भाई आपके आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी की व्यावहारिक आलोचना का उच्चतम रूप शुक्ल जी की व्यावहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जैसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिका में देखा जा सकता है। तथा भ्रमर गीत सार की भूमिका में देखा जा सकता है। शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को एवं बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। ये रहे आपके शुक्ल जी संबंधी आलोचना संबंधी सभी तथ्य। ठीक है, बात कर रहे थे शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी के विषय में है कि शुक्ल जी ने पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। घनानंद को ये यानी कि शुक्ल जी साक्षात रस मूर्ति व जमादानी का दावा रखने वाला कवि कहते थे। शुक्ल जी कवि के लिए सहृदय होना अनिवार्य मानते थे। शुक्ल जी का कहना है कि कवि के अंदर सहृदय जरूर होगा, यानी कि अनिवार्य है। वे चमत्कार पूर्ण कविता को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने मुक्तक काव्य को एक चुना हुआ गुलदस्ता कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी की व्यावहारिक आलोचना का उच्चतम रूप तुलसीदास जैसी ग्रंथावली तथा भ्रमर गीत सार की भूमिका में देखा जा सकता है। शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? विरुद्धों का सामंजस्य का प्रतिपादन शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने मुक्तक की जगह प्रबंध को प्रतीकवाद, मुक्तक की जगह क्या किया है उन्होंने कि प्रबंध को प्रतीकवाद तथा रहस्यवाद की जगह बिंब को स्थान दिया है।
बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को अधिक महत्व दिया है। यानी कि मुक्तक की जगह प्रबंध को प्रतीकवाद के रूप में इन्होंने स्थान दिया है। रहस्यवाद की जगह बिंब को इन्होंने महत्व दिया है। बुद्धि प्रेरित वक्रता की जगह भाव प्रेरित वक्रता को इन्होंने अधिक स्थान दिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए, यहाँ पे जिसको भी कोई अन्य जानकारी लेनी है बैच से संबंधित, टेस्ट पेपर से संबंधित या कोई भी, तब आप कॉल करेंगे 9568802463। इस पे आप कॉल करेंगे। डेमो टेस्ट पेपर, यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तब आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज देंगे। व्हाट्सअप कॉल मेरा कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि आप करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं होगी, आप साधारण कॉल ही कीजिएगा। डेमो टेस्ट पेपर यदि आपको लेना है पीडीएफ, तब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, टीजीटी पीजीटी डेमो टेस्ट पेपर, ठीक है। और अगर आपको सीधे सीधे लेना है तो इसका जो शुल्क है मात्र 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रति टेस्ट पेपर 15 रुपये है, ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। शुक्ल युगीन जो अन्य आलोचक बचे हुए हैं, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास में हम उनको कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्लोत्तर युग में हम अलग से देखेंगे कवि आलोचकों को, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए आलोचकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।